स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिना की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ ग्रोक्टर आ चुका था। वो हाई ऑर्क शॉर्ट्स को स्लैश करता है। ये देख के दूसरे ऑर्क ग्रोक्टर को चेयर अप कर रहे होते हैं। ग्रोक्टर कहता है एक ऑर्क बैटल में जीतने का प्रतीक है। वो साबित करते हैं कि कितने सारे वॉरियर्स मारे गए हैं। तुम सबको शायद कम जिंदगी मिली है, क्या तुम सभी बस इतना ही कर सकते हो? चलो हाई ऑर्क्स, मेरे लिए इस फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ। आगे हम देखते हैं कि ग्रोक्टर अपनी स्वॉर्ड से शैडो हाई ऑर्क पे हमला कर देता है, पर इस बार शैडो ऑर्क उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। ये देख के ग्रोक्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या बात है, तुम मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर पाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ग्रोक्टर अपनी स्वॉर्ड की दिशा को तुरंत चेंज कर लेता है और वो उनसे कहता है मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। ऐसा कह के वो हाई ऑर्क शैडो पे फिर से स्टैब कर देता है, लेकिन हाई ऑर्क की शैडो फिर से रीजनरेट हो जाती है। ये देख के ग्रोक्टर कहता है क्या वो किसी स्पेल के अंदर है? मैं उन्हें कितनी बार भी स्टैब कर रहा हूँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ग्रोक्टर मन में कहता है जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें 100 से भी ज्यादा बार मार सकता हूँ। लेकिन आगे हम देखते कि ग्रोक्टर के सर में ह्यूमंस को मारो ऐसी आवाजें आ रही थी। ग्रोक्टर कहता है ये आवाजें समय के साथ मुझे और भी ज्यादा दिक्कत दे रही हैं। मुझे ये सब जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर वो किसी स्पेल से कंट्रोल किए जा रहे हैं तो मुझे बस उस सॉर्सरर से छुटकारा पाना होगा। आगे हम देखते हैं कि हाई ऑर्क की शैडो के पीछे ग्रोक्टर जिन्हा को देख लेता है। उसे देख के वो अपने साथियों से कहता है वो लड़की उसे पकड़ लो। वो हाई ऑर्क जब रीजनरेट होते हैं तो वो पावरलेस होते हैं, उन पे अटैक करते रहो ताकि उनकी मूवमेंट बंद हो जाए। आगे हम देखते हैं कि ऑर्क हाई ऑर्क शैडो पे काफी ज्यादा स्टैब कर रहे थे, तभी गार्डियन ऑर्क शैडो उन ऑर्क को पकड़ लेता है। लेकिन ग्रोक्टर जिन्हा को पकड़ने के लिए आ जाता है। सौंगी जिन्हा से कहती है जिन्हा बच के रहो। ग्रोक्टर जिन्हा को पकड़ लेता है और उसे कहता है तो यह सब तुम कर रही थी, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक पावर्स है, अब मरो। लेकिन तभी ग्रोक्टर को कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है। आगे हम देखते कि जिनू यहाँ बस आ ही चुका है। जिनू की प्रेजेंस से ग्रोक्टर डर के मारे कांपने लगता है और वो जिन्हा को एकदम से नीचे फेंक देता है। सौंगी तुरंत जिन्हा के पास आ जाती है और उसे कहती है जिन्हा तुम ठीक तो हो ना? जिनू इनके काफी ज्यादा पास आ जाता है। उसकी प्रेजेंस से ही ग्रोक्टर डर डर के कहता है यहाँ पे कोई आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आगे वो अपने साथियों से कहता है सभी पीछे हट जाओ। हम देखते हैं कि जिनू वहाँ पे आ जाता है। वो सीधा दो ऑर्क पे लैंड हो जाता है। आते ही वो जिना के सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम अभी सेफ हो। आगे हम देखते कि जिनू जिन पे लैंड हुआ था वो दो ऑर्क खत्म हो जाते हैं, पर ग्रोक्टर पहले से ही वहाँ से पीछे हट जाता है और वो बच जाता है। काइसल को देख के ग्रोक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे हम देखते कि जिनू काफी रेज में आ जाता है। ग्रोक्टर कहता है मैं ग्रोक्टर और मैं रेड ब्लड का चीफ हूँ। जिनू उसे कहता है चुप रहो और चुपचाप वहाँ पे वेट करो। आगे हम देखते कि जिन्हा जिनू के गले लग जाती है। वो काफी ज्यादा रो रही थी। जिनू उसे कहता है डरने की कोई बात नहीं, अभी तुम सेफ हो, मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वो बाकी सब स्टूडेंट से कहता है क्या तुम सभी भी ठीक हो ना? स्टूडेंट कहते हैं हाँ हम सभी ठीक है। फिर जिनू सौंगी से कहता है सौंगी तुम भी ठीक हो ना? सौंगी कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। जिनू को ऐसा देख के सौंगी मन में कहती है उसके बारे में कुछ तो डरावना लग रहा है। आगे जिनू इग्रिस और अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को समन करता है। जिनू इग्रिस से कहता है इग्रिस मेरे लिए जिना को संभालो और बाकी स्टूडेंट को भी नीचे ले जाओ। आगे हम देखते कि एक ऑर्क आगे आ रहा था। जिनू उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना अपनी जगह से मत हिलना। हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर्स सारे स्टूडेंट को आगे ले जा रहे थे। काइसल के पीठ पे से होके सारे स्टूडेंट नीचे आ रहे होते हैं। आगे ग्रोक्टर कहता है अच्छा तो वो इमॉर्टल हाई ऑर्क्स तुम्हारे सोल्जर्स थे, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे पता है? जिनू उससे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो काफी ज्यादा रेज में आ जाता है। ये देख के ग्रोक्टर समझ जाता है। वो मन में कहता है लगता है उसे जवाब देने में कोई भी रुचि नहीं है। फिर वो अपने साथियों से हमला करने के लिए कहता है। काफी सारे और जिनू पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। एक ऑर्क अपने वेपन के साथ जिनू पे हमला कर देता है, पर जिनू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मरोड़ने लगता है। इससे ऑर्क को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते कि जिनू उसको जमीन पे पटक देता है और अपने पैर से उसे कुचल देता है और दो ऑर्क जिनू पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। जिनू कमांडर टच का यूज करके दोनों को खुद पे ही काफी जोर से भिड़ा देता है और बाद में उनको कुचल के वो एक दीवार में पटक देता है। आगे काफी सारे और जिनू पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। कमांडर टच का यूज करके जिनू सभी को कहीं ना कहीं पे डैमेज देता है और इन सभी को खत्म कर देता है। यह सब देख के ग्रोक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
जाता है। वो डर के कहता है ये क्या हुआ। कमांडर टच का यूज करके जुनू क्रॉक्टर को भी वैसे ही पकड़ लेता है जैसे उसने उसकी बहन जिना को पकड़ा था। फिर जुनू उसे एक दीवार में पटक देता है। जुनू देखता है इन हाई ऑक्स ने काफी सारे मासूम स्टूडेंट को खत्म कर दिया है। इससे जुनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्रॉक्टर से कहता है क्यों, आखिर क्यों तुम सभी ह्यूमंस को मारने के लिए तुले हुए हो। क्रॉक्टर कहता है हमारे सर में हमें एक आवाज आती है जो हमें ह्यूमंस को मारने के लिए कहती है। जुनू उसे कहता है तो क्या वो वॉइस तुम्हें मुझे भी मारने के लिए कहती है। लेकिन क्रॉक्टर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जुनू उससे कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, जब तुम मुझे देखते हो तो क्या वो वॉइस आती है। लेकिन क्रॉक्टर फिर से कहता है मुझे माफ कर दो। इससे जुनू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैगर्स को निकालता है और क्रॉक्टर से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मैं ह्यूमन नहीं लगता। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम्हें इतने आसानी से खत्म करूंगा। आगे हमें डंजन की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ एक एंट वैम्पायर बीस्ट को खा रहा था। एरिम उस एंट से वैम्पायर को निकाल रही थी। वो उसे कहती है तुम्हें पता भी है ये कितनी कीमती है। एरिम वैम्पायर की बॉडी को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन एंट एरिम के कंधे पर हल्का सा एक स्लैश कर देता है और वैम्पायर की बॉडी को वो पूरा खा जाता है। ये देख के एरिम काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो उस एंट की बैंड बजा देता है। फिर वो एरिम को हील करने लगता है। एरिम उसे थैंक्स कहती है। फिर वो मन में कहती है क्या ये हीलिंग मैजिक है। बेरू उसे हील करके आगे बढ़ता है। एरिम मन में कहती है एक समन की हुआ बीस्ट हीलिंग में मुझसे भी अच्छा कैसे हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब बॉस के रूम में आ जाते हैं। बॉस को देख के एक हंटर कहता है अरे यार ये डंजन बॉस तो और ग्लिच है। तभी उसके पीछे का हंटर कहता है बस इतनी ही बात नहीं, उसके साथ 10 डेथ नाइट्स भी है। आगे जोंगसू मन में कहता है डंजन के अंदर काफी प्रकार के बॉस होते हैं, पर हमारे ड्रैगन गिल्ड के इंसिडेंट के बाद आर्कलिश गुलाब का सिंबल छोड़ के जाते हैं। आर्कलिश ने चाइना के एक मेजर गिल्ड में से एक गिल्ड को खत्म कर दिया था और उसके बाद डंजन ब्रेक भी हो गया था। वो तो शुक्र है कि लिu जिगोंग की वजह से उस भयानक परिणाम से सब बच गए थे। लेकिन अभी इस बात से कोई भी सहमत होगा कि एक स्ट्राइक स्क्वाड जिसमें सिर्फ ए रैंक के हंटर्स है वो इस जैसे बॉस के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। आगे यून टाई कहता है बॉस अब हम क्या करेंगे। एक हंटर कहता है देखो हमारे पीछे और भी अनडेड्स हैं। इन्हें देख के जोंगसू कहता है लानत है, अनडेड जो एंट्स ने नहीं खाए थे वो फिर से जिंदा हो गए हैं। फिर जोंगसू एरिम से कहता है जल्दी से इस दरवाजे को बंद कर दो। एरिम कहती है ठीक है सर। आगे हम देखते हैं कि एरिम दरवाजे के सामने एक शील्ड लगा देती है। जोंगसू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो मन में कहता है हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लगता है संगजुन के बिना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाहर से अनडेड शील्ड को तोड़ने लगते हैं। एरिम जोंगसू से कहती है बॉस अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शील्ड 5 मिनट में टूट जाएगी। जोंगसू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है। उसे देख के डंजन का बॉस कहता है तुम शैडो आर्मी किंग की खुद की आर्मी या हमसे लड़ने के लिए क्यों आए हो। बेरू उस पे हंसता है और उसे कहता है किंग ने तुम्हें नहीं हमें चूज किया है। डंजन का बॉस कहता है नामुमकिन, मैं खुद जाके किंग से बात करूंगा। लेकिन तभी बेरू काफी तेजी से डंजन के बॉस के सामने आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। बेरू उससे कहता है अच्छा तुम जो अभी मरने वाले हो, तुम्हें लगता है कि तुम उनसे कुछ कह भी पाओगे। आगे हम देखते हैं कि बेरू बॉस के सीने से एक ग्रीन कलर का उसका एक ऑब्जेक्ट निकाल देता है। ये शायद बॉस के दिल जैसा है। उसको बाहर निकालते ही बॉस काफी ज्यादा डर जाता है। वो बेरू से कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आगे हम देखते हैं कि बेरू उसके उस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है और उसके बाद डंजन का बॉस खत्म हो जाता है। बॉस खत्म होने के बाद बाकी सारी अनडेड की सेना भी खत्म हो जाती है। ये देख के सारे हंटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या उसने आर्कलिश को बस एक ही पंच में खत्म कर दिया, साथ ही सारे अनडेड भी खत्म हो गए हैं। बेरू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक काफी तगड़ी रोर लगाता है। उसे देख जोंगसू कहता है मुझे पता तो था कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा ये मैंने नहीं सोचा था। फिर यून टाई कहता है उसके जैसे सोल्जर के साथ संगजुन को गेट के अंदर पैर भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो इनको अंदर भेज के डंजन को क्लियर कर सकता है। जोंगसू मन में कहता है माना खत्म होने के कारण शायद वो सभी समन किए हुए बीस्ट को एक साथ कमांड नहीं कर सकता। हालांकि देखा जाए तो उसकी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने इनमें से आधों को भी समन कर लिया तो उसकी ये आर्मी आसानी से एक मेजर गिल्ड से भी ज्यादा पावरफुल होगी। तभी यून टाई जोंगसू से कहता है चलो बॉस हमारे पास टाइम नहीं है, हमें संगजुन के गिल्ड में
शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। जोंगसू उसे कहता है नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा है कि हम उसके साथ दोस्ती बना ले। एक दोस्ती नए गिल्ड और दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर जो कि नाइट गिल्ड का मास्टर है। यह सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? यूनटाई कहता है आप सीरियस हो क्या बॉस? मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी आज जो हुआ वो देख के मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी हेल्प की कोई भी जरूरत है। जोंगसू उसे कहता है इतने बेवकूफ मत बनो, वो जिनु है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे रूल्स और नियमों को तोड़ने की इजाजत है। ये सुन के यूनटाई की कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जोंगसू से कहता है मैं कुछ समझा नहीं। जोंगसू उसे समझाता है भले ही वो समन किए हुए बीस्ट को अपने साथ डंजन के अंदर ले जा सकता है, लेकिन ग्रेड को करने के लिए कुछ हंटर चाहिए ही होते हैं। इस रूल को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम इस बेसिक रूल के बारे में भूल गए थे क्या? यूनटाई कहता है आप सही कह रहे हो बॉस, अब मैं समझ गया। वो हमारे फाइटिंग की पावर को बढ़ा सकता है और हम उसे जितने हंटर चाहिए वो दे सकते हैं। ये तो हमारी जीतने की सिचुएशन है। जोंगसू उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। यूनटाई कहता है लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उसके इशारे पे चलेंगे। जोंगसू उसे कहता है अपनी बकवास को बंद करो, अब हमारे पास बस यही एक कनेक्शन है। आगे हमें स्कूल की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ काफी सारे लोग और रिपोर्टर्स आए थे। तभी इन लोगों की भीड़ में से एक लेडी आ रही थी। वो कहती है मुझे अपनी आंखों से देखना है कि क्या हुआ है, मेरा बेटा अंदर है। आगे हम देखते हैं कि उस लेडी का बेटा मर चुका है। ये देख के वो लेडी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आगे एक एजेंट अपने साथियों से पूछता है क्या उधर और भी कोई सर्वाइवर्स हैं? दूसरे एजेंट उसे कहते हैं नहीं सर। फिर वो एजेंट इनको वापस आने का इशारा दे देता है। फिर हमें एक कार को दिखाते हैं जिसके अंदर जिनु और मिस्टर गो होते हैं। मिस्टर गो जिनु से कहते हैं 212 स्टूडेंट जो वहाँ से जल्दी से निकल गए थे वो सभी सेफ है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर बस 10 बच्चों को ही बचाया गया, बाकी सारे स्टूडेंट समय रहते वहाँ से निकल नहीं पाए। आगे मिस्टर गो जिनु को अपने मोबाइल में एक चार्ट दिखाते हैं और उसे कहते हैं शायद आगे क्या आने वाला है इसके बारे में हमें देखना चाहिए। इस ग्राफ में लास्ट के 6 मंथ में सियोल में कितने गेट अपीयर हुए हैं उनके नंबर्स है, और साथ ही इसमें पूरे दुनिया के भी आंकड़े हैं। सारे देशों में काफी सारे खतरनाक गेटों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है। हालांकि बस यही एक अजीब घटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग इवेल्युएट की मांग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए हम अभी गेट के नंबर जिसमें मैजिक बीस्ट है उनमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। साथ ही हंटर जो गेट्स को क्लोज कर सकते हैं उनमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है दुनिया सावधानी से बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ये सब सुन के जिनु अपने मन में कहता है तो एक चेंज हो रहा है। हाँ आगे जिनु मिस्टर गो से कहते हैं तो आज आप मुझसे कौन सी बात करना चाहते थे सर? मिस्टर गो कहते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी और भी कई मिडिल ईस्ट के देश के लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। ये उनके रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे यकीन तो है कुछ ने तुमसे पहले ही अनऑफिशियली कांटेक्ट किया होगा। ये सुन के जिनु को माइकल की याद आ जाती है। आगे मिस्टर गो कहते हैं सच कहूँ तो हंटर एसोसिएशन के पास उनको रोकने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी रिक्वेस्ट से हम बस तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तुम्हें उनसे मिलना है या नहीं यह सब तुम पे है। हालांकि अगर तुम कोरिया को छोड़ दोगे तो हमारा देश होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ जिनो को एडमिट किया गया था। जिनो गाड़ी से उतर जाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर गो उसे कहते हैं मिस्टर संग तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए मैं जितना हो सकता है उतना करूंगा। मैं उसके लिए अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, तो प्लीज यहाँ पे रहने का ही सोचना। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें डर हो रहा था कि जिनु भी कहीं दूसरे देश में ना चला जाए। वो अपने सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं हमारे देश के पास तुम्हें मिला के टोटल 10 एस रैंक हंटर थे और हमने उनमें से 3 को गवा दिया, 2 बीस्ट के हाथों मारे गए और 1 यूएस चला गया। एसोसिएशन इस मामले को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती। हमारे हिस्से का काम हमें करना ही होगा। हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हमें उतनी करनी होगी। तो प्लीज हमें ये जरूर बताना कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या सुविधा बना सकते हैं। जिनु कहता है अगर ऐसी बात है तो अभी से मैं हर हाई रैंक के गेट में अकेला जाना चाहता हूँ, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं? ये सुन के मिस्टर को काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जिनु से कहते हैं क्या तुम मुझसे गेट के अंदर जाने के कम से कम रिक्वायरमेंट से छुटकारा पाने के बारे में पूछ रहे हो? जिनु कहता है कि हाँ। मिस्टर गो कहते हैं ये लॉ
हंटर की सेफ्टी के लिए लगाया गया था। ये उन्हें खतरनाक डेंजर में गलती से जाके खुद की जान गंवाने से रोकने के लिए है। अगर इस लॉ को खत्म किया जाए तो काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन तभी मिस्टर गो कुछ समझ जाते हैं। वो जुनू से कहते हैं, रुको, तो क्या इसलिए तुमने अपना खुद का गिल्ड बनाया? जुनू कहता है कि बिल्कुल सही, क्या मैं कुछ ज्यादा की मांग कर रहा हूँ? मिस्टर गो मन में सोचते हैं, एक वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड। हाँ, आगे वो जुनू से कहते हैं, ये करना काफी मुश्किल होगा लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। आगे हमें सोहिन को दिखाते हैं जो यहाँ यूजिन गिल्ड के लिए एम्बेसडर का काम कर रही है। कैमरामैन सोहिन से कहता है, आज आपने काफी अच्छा काम किया। सोहिन उसे थैंक्स कहती है। तभी सोहिन को एक कॉल आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये कॉल यूजिन ने किया है। वो सोहिन से कहता है, सोहिन क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगी? हम तुम्हें कोई काम करने के लिए भी नहीं कहेंगे, तो फादर की गिल्ड के एम्बेसडर बनने से बेहतर है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और हमें ज्वाइन कर लो। ये सब सुन के सोहिन उसे कहती है, ये अचानक तुम गिल्ड के बारे में कैसे बात करने लगे? वैसे तुम्हें पता है ना जिन ही कोरिया में वापस आने वाली है। यूजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है, वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन तुम उस बात की चिंता मत करो, हमें अभी एक फाउंडिंग मेंबर चाहिए। ये सुन के सोहिन का मूड खराब हो जाता है और वो कहती है, क्या तुम मुझे एक ऐसी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए पूछ रहे हो जो अभी तैयार तक नहीं हुआ? जिन हो तुम्हें यकीन तो है ना कि तुम्हें कोई धोखेबाज आदमी धोखा तो नहीं दे रहा है? ये सुन के यूजिनो हंसने लगता है और वो सोहिन से कहता है, अगर मैं तुम्हें उस धोखेबाज बंदे का नाम बताऊंगा तो तुम काफी ज्यादा शौक रह जाओगी। सोहिन पूछती है, कौन है वो? आगे जुनू के ऑफिस को दिखाए जाते हैं जहाँ पे जुनू भी आया था। या यूसुन भी आ जाती है। उसे देख के जुनू थोड़ा सा हैरान रहता है। आगे वो जुनू से कहता है, तो ये पर्सन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये मेरी कजिन है सोह्यून और ये सर्टिफाइड ए रैंक हंटर है। यूसुन भी जुनू को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है, वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं अभी संग जुनू को देख रही हूँ। ये सुन के जुनू भी शौक हो जाता है पर यू जुनू का मूड ऑफ हो जाता है। वो सोह्यून से कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ पे अभी तुम सेलिब्रिटी हो। सोह्यून को देख के जुनू अपने मन में कहता है, क्या सच में एक ए रैंक की हंटर है? आगे सोह्यून कहती है, जब से ये मिशन के कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक से गायब हो गए थे तब से मैं इन्हें मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। यू जुनू कहता है, तो इसलिए तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो? आगे जुनू मन में कहता है, जिन्हो एक डी रैंक का हंटर है और उसकी कजिन ए रैंक, क्या जेनेटिक्स अवेकिंग की प्रोसेस में कोई असर करते हैं? खैर कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ दोनों सिबलिंग्स अवेक हो जाते हैं। मेरे फादर भी हंटर थे। जुनू सोह्यून से कहता है, मुझे लगता है जुनू ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया होगा, है ना? सोह्यून कहती है, हाँ, उसने कहा कि तुम लोगों को एक और फाउंडिंग मेंबर चाहिए। जुनू उसे कहता है, हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने से काफी ज्यादा हलचल मच जाएगी, क्या आप इससे सहमत है? सोह्यून कहती है, जिंगसंग के साथ घुलने मिलने से तो कुछ भी बेहतर है। जुनू कहता है, जिंगसंग ये कौन है? यो जुनू के कान में कहता है, वो मेरा बड़ा भाई है सर। जुनू कहता है, अच्छा वो जिसकी काफी बैड पर्सनैलिटी है। ये सुन के सोह्यून कहती है, ऐसा लगता है उसने पहले से ही अपने लिए नाम बना के रखा है। आगे सोह्यून जुनू से कहती है, वैसे आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? मैं उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। आगे हमें एक हायर अप को दिखाते हैं जिनका नाम है जुनवुक और ये मिस्टर गो के भी सीनियर है। मिस्टर गो इन्हें जुनू के बारे में सारी बातें बता देते हैं। इससे जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मिस्टर गो को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये चाहते हो कि समन किए हुए बीस्ट को स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर मान लिया जाए? ये पूरी तरीके से बकवास है। ये रेगुलेशन संग जुनू के गिल्ड बनाने के बाद तुरंत लागू किया गया है ना? ये सिर्फ उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है तो और क्या है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हंटर एसोसिएशन सिर्फ संग जुनू के नहीं बाकी सबके अच्छे के लिए है। मुझे बताओ आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो? मिस्टर गो कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बेहतर ट्रीटमेंट है। इधर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक 20 ए रैंक के हंटर की स्ट्राइक स्क्वाड का ऑप्शन है या फिर ऐसी स्ट्राइक स्क्वाड जिसमें सिर्फ संग जुनू है? अगर डंजन ब्रेक हो जाए तो इन दोनों में से आप किस पे निर्भर होंगे? आप किसको चुनेंगे? स्टेलर नाम जुनूक, मैंने सुना है कि आप हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं जो हंटर गिल्ड के काफी पास है। आपको वहाँ शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? बल्कि वहाँ के तो प्राइजेस भी काफी ज्यादा हाई है। ये सुन के
जुनू की हालत टाइट हो जाती है। वो कहता है इसका इस मामले में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन तभी मिस्टर गो कहते हैं आपने ये अपने सिक्योरिटी के कारण किया है ना सेनेटर? सेम चीज देश के सभी लोगों के लिए भी है जिसके पास भी इतना पैसा है जिससे वो कहीं सेफ जाना चाहता है। सारी दुनिया की गिल्ड संग जुनू को लेना चाहते हैं। और आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे तो वो कोरिया में रहेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप वो सेम मिस्टेक फिर से करेंगे जब होंग डोंग सू हमें छोड़ के यूएस चला गया था? अगर संग जुनू के स्पेशल ट्रीटमेंट आपको बिना कारण के लगते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ अगर कोई एस रंग का गेट अपीयर हुआ तो इसके बारे में सोचे कि आपकी जान कौन बचाएगा। आगे हमें चाइन को दिखाते हैं। वो अपने फोन में सुहिन और जुनू का पोस्ट देखती है। इसे देख के वो कांपने लगती है। आगे हमें जुनू और यू जुनू को दिखाया जाता है। इनको स्पेशल परमिशन मिल जाती है। यहाँ वो एक ए रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए आए हैं। गेट की साइज देख के यू जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। जुनू मन में कहता है अगर इसने बुसान के गोगली गेट को देखा होता तो अभी वो इतना शौक नहीं होता। जुनू उसे कहता है चलो। जुनू गेट की तरफ जाने लगता है तभी वहाँ पे काफी सारी प्रेस आई हुई थी। प्रेस अपने सवालों को शुरू कर देती है। वो जुनू से कहती है मिस्टर संग प्लीज यहाँ पे देखिए, आप अपने आजिन गिल्ड की पहली रेड करने जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपने अपने गिल्ड का नाम आजिन क्यों रखा? आपके नए फाउंडिंग मेंबर सुइन से आपका क्या रिलेशन है? तभी वहाँ पे जुनचुल आ जाता है और साथ ही उसके कुछ और भी एजेंट आ जाते हैं। वो सभी प्रेस को संभालने लगते हैं। जुनू जिनचुल से कहता है मिस्टर हु, मुझे लगा था कि एसोसिएशन ने मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट करके रखा है, तो उसका क्या हुआ? जोंगसू जुनू से कहता है मिस्टर संग, हमारा मतलब ये था कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे और हम गेट कहाँ पे ओपन हो रहे हैं ये पब्लिक को पता ना लगने से नहीं रोक सकते। और हाँ, आपको सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट हो रहा है इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। ये सुन के जुनू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो मन में कहता है कि अरे हाँ, वो फोटो इंस्टाग्राम पे है। जुनू जिनचुल से कहता है मैं आगे से इस बात को ध्यान रखूंगा। जुनू वहाँ पे अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। यू जुनू से कहता है सर, आपको नहीं लगता हमें माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम को बुला लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला सब कुछ संभाल पाऊंगा। जुनू उसे कहता है चिंता मत करो, मेरे शैडो सोल्जर सारा काम देख लेंगे। तो आज के